नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई क्लास में। पिछली क्लास में हमने भेड़ की प्रमुख नस्लों के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था। आज की हमारी जो ये क्लास है, इस क्लास में हम ऊँट की प्रमुख नस्लें और ऊँट की जो प्रबंधन है, जिसमें आहार व्यवस्था, ऊँट का प्रजनन, ऊँट का जो बीमारियां हैं, प्रमुख बीमारियां, उन सभी के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं महत्वपूर्ण तथ्य ऊँट से संबंधित। तो ऊँट का जो कुल है वो कैमेलिडी है। ऊँट का कुल कौन सा है? कैमेलिडी है। और ऊँट दो प्रकार के होते हैं। ऊँट का कुल कैमेलिडी है। ऊँट कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला है एक कुबड़ वाले और दूसरा है दो कुबड़ वाले ऊँट। एक कुबड़ वाले ऊँटों को कहते हैं अरेबियन ऊँट और दो कुबड़ वालों को कहते हैं एशियन ऊँट। अरेबियन ऊँट और एशियन ऊँट। एक कुबड़ वाले के बारे में पढ़ते हैं पहले। तो देखिए, एक कुबड़ वाले अरेबियन ऊँट का यदि हम वैज्ञानिक नाम क्या है इसका, तो इसका नाम है कैमेलस ड्रोमेडेरियन। कैमेलस ड्रोमेडेरियन याद रखना है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? 74। क्रोमोसोम कितने होते हैं इसमें? तो याद रखेंगे 74 क्रोमोसोम होते हैं। इसके बाद में दो कुबड़ वाले जो ऊँट हैं, एशियन ऊँट, इसका यदि पूछे हमें वैज्ञानिक नाम तो क्या बताएंगे? कैमेलस बैक्टीरियंस। कैमेलस बैक्टीरियंस। क्रोमोसोम कितने हैं? 72 क्रोमोसोम होते हैं। गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है इस ऊँट में? 72 होती है, 72 होते हैं। सर्वाधिक ऊँट राजस्थान में पाए जाते हैं, ये याद रखने वाली फैक्ट है। सर्वाधिक ऊँट कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में। पूरे भारत का कितना? 85.20% ऊँट राजस्थान में है। और राजस्थान में भी सबसे ज़्यादा ऊँट कहाँ हैं? तो 19वीं पशुगणना के अनुसार पूछे तो हमें बीकानेर करना है। यदि 20वीं पशुगणना के अनुसार पूछे तो हमें जैसलमेर करना है। और केवल ये पूछे कि सर्वाधिक ऊँट राजस्थान में कहाँ पाए जाते हैं तो हमें जैसलमेर करना है फिर। और यदि मेंशन हो आपके क्वेश्चन में, प्रश्न में, कि 20वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक ऊँट कहाँ पाए जाते हैं, तो आप क्या करेंगे? फिर वहाँ पे बीकानेर। और 20वीं पशुगणना से जैसलमेर। और केवल यह है कि सर्वाधिक ऊँट राजस्थान में अब कहाँ पाए जाते हैं? वर्तमान में तो जैसलमेर में पाए जाते हैं। याद रखने वाली बात। इसके बाद में देखिए और फैक्ट चलते हैं अपने आगे। राजस्थान में सबसे कम ऊँट कहाँ पाए जाते हैं? तो प्रतापगढ़। याद रखना है, राजस्थान में सबसे कम ऊँट कहाँ पे? प्रतापगढ़ में मिलते हैं। इसके अलावा ऊँट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ऊँट महोत्सव याद रखेंगे, ऊँट महोत्सव है बीकानेर। ऊँट महोत्सव कहाँ? बीकानेर में मनाया जाता है। कौन से माह में? जनवरी महीने में। जनवरी के महीने में बीकानेर में ऊँटों का महोत्सव। ऊँट को पालतू राज्य पशु का दर्जा कब मिला? 30 जून 2014 को। 30 जून 2014 को ऊँट को पालतू राज्य पशु का दर्जा मिला है। तो 30 जून 2014 को तो राज्य पालतू पशु का दर्जा है। ये अधिसूचना जारी कब हुई थी? तो 19 सितंबर को। यह अधिसूचना जारी कब हुई कि ऊँट को राज्य पालतू पशु घोषित कर दिया गया है? तो यह अधिसूचना जारी हुई 19 सितंबर को। 19 सितंबर 2014। राजस्थान में ऊँट लाने का श्रेय है पाबू जी को, इसलिए ऊँटों के देवता कहलाते हैं पाबू जी। पाबू जी को क्या कहते हैं? ऊँटों के देवता कहते हैं। ऊँट पालने वाली जाति जो है, ऊँट पालक जाति है, उसका नाम है रायका या रेबारी। याद रखना, प्रश्न आया हुआ है। रायका या रेबारी जो जाति है, ये ऊँट पालने वाली जाति है। और यदि विटामिन सी की बात करें तो सर्वाधिक पाया जाता है ऊँटनी के दूध में। ऊँटनी के दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है? तो अब यहाँ करेंगे हम विटामिन सी। विटामिन सी। ऊँट की खाल पर जो कलाकारी की जाती है उसे उस्ता कला कहते हैं। देखो ये चित्र में आपको दिख रहा है, ये कलाकारी जो की गई है, ये जो आपको इसके अंदर कलाकारी दिख रही है, तो ऊँट की खाल पर जो कलाकारी होती है इसको उस्ता कला कहते हैं। बीकानेर का उस्ता परिवार जो है इसके लिए फेमस है। राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? जोहरबीड़ बीकानेर है। ये बहुत बार आया हुआ प्रश्न है एग्जाम में। जोहरबीड़ बीकानेर 1984 में स्थापित हुआ था। भारत में प्रथम ऊँट के दूध की डेयरी
जौहरबीड़ बीकानेर में ही है। भारत की पहली ऊँटनी के दूध की जो डेयरी है कहाँ है? जौहरबीड़ बीकानेर में है। याद रखने लायक फैक्ट हैं बिल्कुल। यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न बनने की संभावना, सीधे सीधे बनेंगे। इसके अलावा आगे चलें तो देखिए कैमल मिल्क मिनी प्लांट 2018 में स्थापित हुआ, ये भी जैसलमेर में है। कैमल मिल्क मिनी प्लांट कहाँ पे है? जैसलमेर। बीकानेर में है, 2018 में स्थापित हुआ था ये। नाचना गांव जो है जैसलमेर का, ये तेज़ दौड़ने वाले ऊँट जो हैं वो यहाँ के प्रसिद्ध हैं। नाचना गांव के जो ऊँट हैं वो सर्वाधिक तेज़ दौड़ने के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। तो याद रखना है कहाँ के ऊँट विश्व भर में दौड़ने के लिए या तेज़ दौड़ने के लिए फेमस हैं? तो नाचना गांव जैसलमेर। ऊँट की सवारी के लिए फेमस ऊँट आपको गोमट फलोदी। गोमट फलोदी जोधपुर में पड़ता है। गोमट कहाँ पड़ता है? फलोदी, जोधपुर में। क्या होता है यहाँ क्या प्रसिद्ध है? सवारी के लिए जो ऊँट होते हैं उनकी सवारी करने आते हैं विदेशों से लोग, और कैमल से पारी करते हैं डेजर्ट में, रेगिस्तान में। तो इसके लिए ऊँट की सवारी के लिए फेमस ऊँट जो है कहाँ के मिलते हैं? गोमट फलोदी, जोधपुर के। ऊँटने के दूध को क्या कहते हैं? सफ़ेद सोना कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ऊँटने के दूध में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन होते हैं और सर्वाधिक मात्रा में पोषक तत्व होते हैं, इसलिए ऊँटने के दूध को कहते हैं सफ़ेद सोना। वयस्क ऊँट के मुंह में दांतों वयस्क जो ऊँट होता है, ऊँटने के दूध में इंसुलिन की मात्रा देखो, ऊँटने के दूध में इंसुलिन की मात्रा सर्वाधिक होती है। ऊँटने के दूध में इंसुलिन की मात्रा क्या होती है? सर्वाधिक होती है इंसुलिन की। तो मधुमेह के जो रोगी होते हैं, मधुमेह के रोगी क्या करते हैं? इंसुलिन बाहर से इंजेक्ट करवाते हैं अपने शरीर में, बॉडी में इंजेक्शन लगता है खाना खाने के पहले, दोनों टाइम सुबह और शाम को जब वो भोजन करते हैं उस समय। तो इंसुलिन क्यों लगता है इंजेक्शन? क्योंकि मधुमेह रोग होता है, डायबिटीज़ के मरीज होते हैं, तो शुगर जो उनका जो ब्लड है, ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ा हुआ होता है। तो ऊँटने का दूध सबसे अच्छा उपाय है ये, इस दूध को ही ग्रहण कर लो, इंजेक्शन से बढ़िया है, और इंसुलिन की मात्रा ये बढ़ाएगा, जिससे जो हमारा रक्त है, ब्लड है, उसमें शर्करा की मात्रा कंट्रोल हो जाएगी। राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संस्थान ब्यूरो करनाल के अनुसार ऊँट की 9 नस्लें हैं। राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संस्थान कहाँ है? करनाल ने बताया कि ऊँट की कितनी 9 नस्लें हैं, जिनमें 6 तो हमारे राजस्थान में, कौन सी? मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती, मारवाड़ी, मेवाड़ी, जालोरी, जैसलमेरी, बीकानेरी, ये 6 नस्लें हैं। मेवाती, मारवाड़ी, मेवाड़ी, जालोरी, जैसलमेरी और बीकानेरी। तो अगर ध्यान से देखें आप तो मेवाती जो है कहाँ? मेवात अलवर में। मारवाड़ी, मारवाड़ जोधपुर में। मेवाड़ी उदयपुर में। जालोरी जालोर में। जैसलमेरी जैसलमेर में। बीकानेरी बीकानेर में। तो इन जिलों के अंदर प्रमुखता से यहाँ से पाई जाती है। इसके अलावा 2 नस्लें, इनके अलावा जो नस्लें हैं तो और कहाँ पाई जाती हैं? 3 नस्लें और कहाँ हैं? तो गुजरात और मध्य प्रदेश में है, जिसमें से 2 तो गुजरात में है और 1 मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इस प्रकार 9 नस्लें हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं? सबसे ज़्यादा राजस्थान में है, 6 नस्लें। वयस्क ऊँट के मुंह में दांतों की संख्या कितनी होती है? ये छोड़ दिया हमने फैक्ट, तो ये है 34 होती है। वयस्क ऊँट के मुंह में दांतों की संख्या पूछे तो कितनी बताएंगे? 34 होती है। चलो आगे चलते हैं। सबसे पहले हमारे ऊँट की नस्ल आती है बीकानेरी नस्ल। ऊँट की सबसे पहली नस्ल कौन है? बीकानेरी। तो उत्पत्ति स्थान वही बीकानेर, राजस्थान का बीकानेर क्षेत्र है। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र? बीकानेर क्षेत्र है। और भारवाही दृष्टि से सर्वोत्तम नस्ल है। भार ढोने के लिए सबसे उत्तम नस्ल है ये। तो ग्रामीण क्षेत्र में आपने जो देखा है कि पीछे वो लकड़ी की गाड़ी लगाकर उसके अंदर अगर भवन निर्माण हो रहा है तो पत्थर, रोड़ी, बजरी वगैरह जो भी जो ऊँट मालिक है लेकर आता है, अपना पारिश्रमिक लेता है, तो वो भारवाही नस्ल जो है बीकानेरी है। विशेषताओं की बात करते हैं। कैसा रंग होता है? गहरा भूरा या काला रंग होता है। रंग की बात करें तो गहरा भूरा या काला होता है। ज़मीन से ऊंचाई कितनी होती है इस ऊँट की? तो ज़मीन से ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई होती है इसकी 10 से 12 फीट। 10 से 12 फीट ऊंचा ऊँट होता है। और विशेषता क्या है कि खोपड़ी गोलाकार होती है।
खोपड़ी कैसी होती है? गोलाकार होती है, और जहाँ खोपड़ी खत्म होती है वहाँ एक गड्ढा होता है, उस गड्ढे को कहते हैं स्टॉप। गड्ढे को क्या कहते हैं? स्टॉप कहते हैं, जो इस नस्ल की खास पहचान है। इसी स्टॉप के कारण क्या होता है, इसकी नाक की हड्डी ऊपर उठी हुई दिखाई देती है इस ऊँट की। ये जो ऊँट है बीकानेर नस्ल का, इसके नाक की जो हड्डी है ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, जिसके कारण यह नस्ल सबसे सुंदर मानी जाती है। जिसके कारण यह नस्ल क्या मानी जाती है? सबसे सुंदर दिखाई देती है नस्ल। यह वर्तमान में ऊँट की सबसे सुंदर नस्ल है। उपयोगिता की बात करें तो बोझा ढोने और कृषि कार्यों के लिए सबसे उपयुक्त नस्ल है कौन सी? ऊँट की बीकानेर नस्ल। तो भारवाही दृष्टि से सर्वोत्तम है राजस्थान का बीकानेर क्षेत्र। इसका उत्पत्ति स्थान रंग भूरा, हल्का भूरा या गहरा भूरा या काला, जमीन से ऊंचाई 10 से 12 फीट, खोपड़ी में एक स्टॉप के कारण नाक की हड्डी ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, और सबसे सुंदर नस्ल है। याद रखना है, याद रह जाएगा बीकानेरी ऊँट, तो इसको याद करना है ऐसे हमें। अगली नस्ल है हमारी जैसलमेरी। अगली नस्ल कौन सी है हमारी? जैसलमेरी। उत्पत्ति स्थान कौन सा? जैसलमेर जिले का थार पारकर कैंट है, और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी ये नस्ल पाई जाती है। विशेषताओं की बात करें तो हल्का भूरा होता है रंग, मिट्टी के से रंग का होता है ये, तो हल्का भूरा होता है। ऊंचाई होती है इसकी ऊंचाई कितनी है? चित्र में देखेंगे तो देखो, ऊंचाई ज़मीन से थुई तक की जो ऊंचाई है ये 7 से 9 फीट की इसकी ऊंचाई होती है। इसके पैर के तलवे छोटे होते हैं, देखो ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पता लगेगा। देखो पैर के तलवे कैसे छोटे हैं, तो पैर के तलवे छोटे होते हैं इसलिए तेज़ दौड़ सकते हैं। छोटे और हल्के होते हैं तलवे, तो इससे क्या होते हैं? तेज़ दौड़ते हैं, जो तेज़ दौड़ सकते हैं ये। उपयोगिता की बात करें तो सवारी के लिए उपयुक्त हैं, रेगिस्तान में पुलिस में सेवा के कार्यों में उपयोगी हैं। रेगिस्तान में जो पुलिस होती हैं या जवान हैं सेना के, उनके कार्यों में उपयोगी हैं। और इस नस्ल का प्रशिक्षित जो ऊँट है, वेल ट्रेंड जो ऊँट है इस नस्ल का, एक ठंडी रात में कितना 100 से 140 किलोमीटर की यात्रा कर सकता है। कितनी यात्रा? 100 से 140 किलोमीटर की यात्रा आराम से कर सकता है। तो चलने के लिए, सवारी के लिए यह ऊँट की सबसे उपयुक्त नस्ल है जैसलमेरी ऊँट। अगली नस्ल है हमारी मेवाड़ी। तो मेवाड़ी जो ऊँट है, मेवाड़ में ऊँट जो है मुख्य रूप से पंजाब से लाए गए थे, और उसके बाद में यहीं की एक नस्ल के रूप में ये विकसित हो गई। मेवाड़ी जो ऊँट है कहाँ से लाए गए? मेवाड़ में सबसे पहले ऊँट पंजाब से। तो देखिए ऊँट का चित्र आपके सामने है, कैसा आकार है? मध्यम आकार का ऊँट है। रंग कैसा है? हल्का भूरा रंग है इसका। आंखें छोटी होती है और सुस्त होती हैं। मुंह के नीचे का होंठ कैसा होता है? लटका हुआ होता है। देखो ये दिख रहा, ये नीचे आपको दिख रहा होगा, ये देखो यहाँ नीचे मुंह के नीचे का होंठ कैसा हुआ है? लटका हुआ है, जो इस नस्ल की खास पहचान है। तो इम्पोर्टेंट है, मेवाड़ी ऊँट की क्या पहचान है? मुंह के नीचे का होंठ लटका हुआ मिलेगा। उपयोगिता में क्या है? देखो कृषि कार्य व भार उठाने में, और मादा इसकी जो है 4 से 6 लीटर दूध देती है डेली। तो सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल भी मेवाड़ी नस्ल है, याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा दूध कौन देती है? मेवाड़ी। कृषि कार्य भार उठाने में उपयोगी है, जो मतलब सभी है लगभग। कहाँ से लाए गए थे मेवाड़ी ऊँट? मैन रूप से पंजाब से। याद क्या रखेंगे इस बस, ये जो नस्ल है इसकी मुख्य पहचान क्या है? कि होंठ जो है लटका हुआ होता है। तो ये इस ऊँट की, तो मुख्य रूप से 3 ऊँट की हमने नस्लें पढ़ ली, जैसलमेरी, बीकानेरी और मेवाड़ी। यही प्रमुख नस्लें हैं और यहीं से प्रश्न बनता है। अब आगे चलते हैं, तो ऊँट का प्रबंधन की तरफ चलते हैं कि ऊँट का प्रबंधन क्या है? ऊँट का प्रबंधन, ऊँट के प्रबंधन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऊँट की आहार व्यवस्था के बारे में। तो ध्यान से देखिए और इसको सारणी को नोट करना है ऐसे कि ऐसे। यदि देखिए 1 से 12 माह का ऊँट है तो उसे क्या खिलाना पड़ेगा हमें? 2 किलो चारा रोजाना चारा कितना देना पड़ेगा? 2 किलो चारा। और दाना मिश्रण कितना देना होगा? दाना मिश्रण मतलब गेहूं का दलिया, मक्का का दलिया, ऐसे दाना मिश्रण है आधा किलो रोजाना देना है। क्या याद रखना है? यदि ऊँट 1 से 12 माह का है तो 2 किलो तो चारा डेली, और इसके साथ ही आधा किलो दाना मिश्रण। इसके बाद में यदि 1 से 2 वर्ष है, इसको ये देखो वर्ष करना, संशोधन करना, ये वर्ष है। ये जो माह लिखी हुई है नीचे, ऊपर 1 से 12 माह तो सही है, लेकिन ये नीचे के जो माह है ये गलत है, ये वर्ष है। यहाँ पे आप वर्ष करेंगे।
तो यदि 1 से 2 वर्ष का ऊँट हो गया है तो फिर 5 किलो चारा देंगे रोजाना और 1 किलो दाना मिश्रण खिलाएंगे। यदि ऊँट 2 से 3 वर्ष का हो गया, 2 से 3 वर्ष का है यदि ऊँट, तो 8 केजी चारा रोजाना और 1.5 किलो दाना मिश्रण देना है। 3 वर्ष के बाद कितना देना है? 3 वर्ष के बाद आपको रोजाना 12 किलो चारा तो डेली खिलाना है और साथ ही साथ 2.5 किलोग्राम दाना मिश्रण रोजाना देना है। 3 साल, 4 साल, 5 साल, उसके बाद में रेगुलर यही रखना है। और यदि नर प्रजनन हेतु तैयार है तो ऐसे नर को फिर रोजाना कितना? 14 किलो चारा डेली और 3 किलो दाना मिश्रण देना है। प्रश्न कहाँ से ज़्यादा आया है? तो देखिए प्रश्न जो आया है ज़्यादा आया है यहाँ से खूब बार प्रश्न पूछा गया है कि प्रजनन हेतु योग्य नर को कितना किलो चारा प्रतिदिन खिलाना चाहिए? तो 14 किलो। और कितना दाना मिश्रण रोजाना? 3 किलो। क्या याद रखेंगे? 1 से 12 माह तक 2 केजी चारा और आधा किलो दाना मिश्रण। 1 से 2 वर्ष 5 किलो चारा, 1 किलो दाना मिश्रण। 2 से 3 वर्ष 8 किलो चारा, 1.5 किलो दाना मिश्रण। 3 वर्ष बाद 12 किलो चारा और 2.5 किलो दाना मिश्रण। इसके अलावा ऊँट को नमक भी दिया जाता है। तो ऊँट के आहार में 75 से 150 ग्राम नमक प्रति पशु शरीर भार के अनुसार देना चाहिए। और पानी कितना चाहिए? तो 18 से 30 लीटर पानी। कितना पानी पिलाएंगे ऊँट को? 18 से 36 लीटर पानी हम ऊँट को पिलाएंगे। तो 18 से 36 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार ये ऊँट का प्रबंधन हुआ। तो ये ऐसे कैसे याद करना है? ऊँट की प्रजनन व्यवस्था देखते हैं सबसे पहले। अब देखो ऊँट की प्रजनन व्यवस्था में मध्यचक्र कितना समय का होता है, मध्यकाल क्या होता है, गर्भकाल, ये सब याद करेंगे हम। इनको ऐसे कैसे याद रखना है हमें। मध्यचक्र की बात करते हैं। कौन सा चक्र? मध्यचक्र जो है इसका 23 से 24 दिन का होता है। मध्यचक्र कितना होता है ऊँट का? 23 से 24 दिन का होता है इसका मध्यचक्र, जिस समय ये प्रजनन योग्य होता है और प्रजनन के लिए तैयार होता है। मध्यकाल 3 से 5 दिन का होता है। 3 से 5 दिन में यदि मैथुन क्रिया हुई तो जो ऊँट है, जो ऊँटनी है, वो गर्भवती होती है और शिशु उत्पन्न करती है। तो 3 से 5 दिन। गर्भकाल कितना होता है? 385 से 390 दिन का इसका गर्भकाल है। 385 से 390 दिन का क्या है? इसका गर्भकाल है। तो 385 से 390 दिन यानी 1 साल से भी ऊपर इसका गर्भकाल चला जाता है। प्रथम बार गर्भ कितने आयु में ऊँटनी धारण कर सकती है? तो 1 से 4 वर्ष, 3 से 4 वर्ष। 3 से 4 साल की जब ऊँटनी हो जाती है, 3 से 4 साल की ऊँटनी हो जाएगी तो प्रथम बार गर्भ धारण करेगी। 3 या 4 साल की जो ऊँटनी है, 4 वर्ष। नर कब होगा प्रजनन योग्य? तो 5 से 6 वर्ष आयु का जो नर होता है वो प्रजनन योग्य होता है। सर्दियों में नर ऊँट का मद में आना क्या कहलाता है? रट या मस्त कहलाता है। सर्दियों में नर ऊँट का मद में आना क्या कहलाता है? उसको रट या मस्त कहते हैं। मद में मैथुन क्रिया के 36 घंटे बाद मादा के अंदर मैथुन क्रिया जब हो चुकी होती है उसके 36 घंटे बाद में डिंब का निर्माण होता है, अंड निर्मुक्त करती है। मादा जो ऊँटनी है वो जब नर से मैथुन क्रिया करती है उस समय अंड का निर्मोचन नहीं होता है। 36 घंटे बाद में जाकर अंड का निर्मोचन होता है और उसके बाद में फिर क्या होता है? नर युग्मक और मादा युग्मक से मिलकर और युग्मनज का निर्माण होता है। मादा 2 वर्ष के अंतराल पर एक बच्चा देती है और उस बच्चे देने की क्रिया को कहते हैं ऊँटनी के अंदर फोलिंग। ऊँट में बच्चा देने की क्रिया क्या कहलाती है? याद रखेंगे फोलिंग। क्या याद रखेंगे? फोलिंग। अब मुझे कमेंट तो आप करते नहीं है, बार बार कहता हूँ कि वीडियो देखो तो उसके बाद में कमेंट भी किया करें। चलो आप आज क्या कमेंट करोगे? आप आज मुझे बताओगे कि बकरी के अंदर और भेड़ के अंदर बच्चे देने की क्रिया क्या कहलाती है। मैं पिछले वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूँ। आप इस प्रश्न का आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में कि बकरी में जो बच्चे देने की क्रिया है और भेड़ में बच्चे देने की क्रिया है, इन्हें क्या कहते हैं? इन दोनों को लिख के आप बताएंगे। सामान्य ऊँट की श्वसन दर कितनी होती है? तो 5 से 7 मिनट प्रति मिनट, 5 से 7 बार प्रति मिनट।
एक ऊंट सामान्य रूप से 1 मिनट में 5 से 7 बार श्वसन क्रिया करता है। और नाड़ी की गति कितनी है इसकी? नाड़ी गति है 28 से 32 प्रति मिनट। 28 से 32 बार स्पंदन करती है नाड़ी 1 मिनट में। शारीरिक तापमान कितना है? 37.3 डिग्री। कितना है? 37.3 डिग्री सेंटीग्रेड। मनुष्य का कितना है? 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस हमारे से केवल 0.2 डिग्री का डिफरेंस है। तो 37.3 डिग्री सेंटीग्रेड है। और यदि फ़ारेनहाइट में पूछ ले तो 99 फ़ारेनहाइट याद रखना है। 99 डिग्री फ़ारेनहाइट याद रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये, इनको याद रखना है। इनमें से प्रश्न आता ही है, इनको आप छोड़ नहीं सकते। इसके बाद हम चलते हैं ऊँट की बीमारियाँ। कौन कौन सी ऊँट की बीमारियाँ? तो देखिए, ऊँट में विषाणुओं से बीमारी होती है, जीवाणुओं से भी होती है, परजीवी से भी होती है, पोषक तत्वों की कमी से भी होती है। विषाणु से जनित यानी विषाणु से होने वाली बीमारियाँ कौन कौन सी, ये देख लें सबसे पहले। तो कैमल पॉक्स, एक्थाइमा, रेबीज, ये तो विषाणु जनित रोग हैं ऊँट में। जीवाणु जनित कौन से हैं? एंथ्रेक्स जिसे गिल्टी रोग भी कहते हैं, गलघोटू जिसे एचएस भी कहते हैं, ब्लैक क्वार्टर रोग। परजीवियों से होते हैं जो मतलब प्रोटोजोआ जनित, मुख्य रूप से तो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। तो परजीवियों में है सर्रा और तीबरसा, खुजली पाँव जिसे मेंज भी कहते हैं, और प्ल्यूकस, ये 3 है। पोषक तत्वों की कमी से, फास्फोरस की कमी से एक रोग होता है, इसका नाम है पाइका रोग। कौन सा रोग है? पाइका। पाइका रोग किस कारण होता है ऊँट में? फास्फोरस की कमी से होता है, याद रखेंगे। सबसे पहला रोग हमारे है सर्रा तीबरसा। सर्रा या तीबरसा रोग होता है। सर्रा और तीबरसा, तीबरसा क्यों कहते हैं इसको? तीबरसा इसलिए क्योंकि हर 3 साल बाद इसकी पुनरावृत्ति होती है ऊँट के अंदर, इसलिए इसका नाम रखा है तीबरसा। रोग कारक का नाम पूछ लेगा इसमें आपको कि सर्रा रोग का या तीबरसा रोग का रोग कारक कौन सा है, तो याद रखेंगे ये ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई। ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई नामक एक प्रोटोजोआ है। फैलाता कौन है? प्रोटोजोआ खुद तो पहुंच नहीं सकता ऊँट तक, तो गोभक्षी मक्खी, एक मक्खी का नाम, इसका नाम है गोभक्षी। तो गोभक्षी जो मक्खी है ये इसका वाहक है, ये ऊँट तक फैलाती है इस बीमारी को। वर्षा ऋतु में होती है ये मुख्य रूप से बीमारी। आपको पूछे ये बीमारी कौन सी ऋतु में होती है? वर्षा ऋतु में। सर्वाधिक भयंकर बीमारी ऊँट में होने वाली। इस रोग की 2 अवस्थाएं होती हैं, तीव्र अवस्था और एक दीर्घकालीन अवस्था। तीव्र अवस्था और दीर्घकालीन अवस्था में लंबे समय तक बीमारी चलती है ना, लंबे समय तक चलती है, लेकिन जो प्रभाव है इतना हानिकारक नहीं होता। तीव्र बीमारी जो होती है, एक तीव्र अवस्था आती है जिसमें ऊँट की मृत्यु तक हो जाती है, तीव्र गति से होता है, और लगभग 10 से 15 दिन में ही ऊँट की मृत्यु हो जाती है। क्या करें इस रोग से बचाव के लिए? रोगग्रस्त ऊँट को स्वस्थ ऊँटों से अलग कर दें, क्योंकि संक्रामक है और ऊँटों में फैलेगी। फिनीट दवा आती है, एक फिनीट, इसका छिड़काव करें चारों तरफ ऊँट के, ताकि गोभक्षी जो मक्खी है ये ऊँट के आसपास नहीं आए और प्रोटोजोआ का क्या नहीं करे? संक्रमण नहीं करे। तो फिनीट का छिड़काव कर दें तो इससे बचाव हो सकता है। मुख्य बात तो क्या याद रखनी है हमें? ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई प्रोटोजोआ से होता है, कारक है इसका, और एक वाहक है, ये याद रखना है हमें। और इसका किसका छिड़काव करते हैं? फिनीट का, ये मुख्य रूप से याद रखना है। इसके बाद आगे देखिए, अगली बीमारी है खुजली पाँव। अगली बीमारी कौन सी है? अगली बीमारी है खुजली पाँव, दूसरी मुख्य बीमारी। कारक क्या है? बाह्य परजीवी है। कौन सा? सार्कोप्टिक्स केमेलाई। सार्कोप्टिक्स केमेलाई एक बाह्य परजीवी है जिसके कारण ये रोग होता है। तो क्या है? ये चींचड़ी की तरह होता है जो पशु के शरीर पर क्या कर देता है? खुजली उत्पन्न करता है। और जब खुजली होती है तो पशु क्या करता है? ऊँट जो है अपने शरीर को दीवार से या वृक्ष से रगड़ता है, और दीवार और वृक्ष से रगड़ने पर स्किन जो है, इसकी त्वचा है वो छिल जाती है। छिलने के कारण खून आता है, खून आता है और घाव पड़ जाता है। तो ये जो घाव है ये बढ़ता रहता है। तो इसके कारण जो पशु है वो सुस्त पड़ा रहता है, काम नहीं कर पाता, न कृषि कार्य में काम आ रहा है, न भार ढोने के काम आ रहा है। तो आर्थिक नुकसान किसान को उठाना पड़ता है, साथ ही साथ पशु को भी बहुत तकलीफ होती है। अधिक समय तक इस रोग के रहने पर त्वचा पे चाक के समान चकत्ते से बन जाते हैं शरीर पे, जैसे कोई चाक के चकत्ते लगे हों, चाक जो बोर्ड पे लिखने का चाक आता है उस समान चकत्ते बन जाते हैं।
उपचार क्या है इस रोग का? ऊँट के शरीर पर गंधक, एक आता है लिंडेन और एक है तेल, इन तीनों को मिक्स करें, घोल बनाए, घोल बनाकर पूरे शरीर पर लगा दिया जाए तो ये ठीक हो जाता है। तो 2 रोग मुख्य रूप से याद रखना है, सर्रा और खुजली पाँव, ये मुख्य रूप से ऊँट के 2 रोग हैं। तो इस प्रकार से हमारी जो आज की क्लास है ये कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें ऊँट की नस्लें भी आ गई, ऊँट से इम्पोर्टेंट, ऊँट के जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण फैक्ट थे आपके, जो एग्जाम की दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट हैं, उनको तो पढ़ना ही पढ़ना है आपको। तो इनको फैक्ट को आपको याद रखना है, साथ ही साथ आपको फैक्टों के साथ में 3 नस्लें याद रहनी चाहिए, ये पूरी क्या क्या विशेषताएं तीनों नस्लों की वो याद रहनी चाहिए, और ऊँट की आहार व्यवस्था क्या है, ऊँट की जो आहार व्यवस्था है वो आहार व्यवस्था भी आप याद रखेंगे, जिसमें ऊँट का प्रबंधन है, ऊँट का प्रजनन व्यवस्था है, इस व्यवस्था के बारे में, ऊँट की बीमारियां हैं। तो इसके बाद में ऊँट की नस्लों का हमारा ये जो चैप्टर था ये कंप्लीट है। अब हमारी एक मुर्गी की नस्लें बची हैं, तो एक 7वीं क्लास है। इसके बाद में जो आपकी 8वीं क्लास आएगी उस क्लास में आपको इन नस्लों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो फैक्ट के रूप में करवा दूंगा, और साथ ही साथ आपको पशुओं से संबंधित जितनी भी बातें रह गई हैं कि भेड़ में जैसे नाड़ी गति कितनी है, बकरी में कितनी है, भैंस और गाय में कितनी है, श्वसन दर कितनी है ना, ये सभी जो बातें हैं, साथ ही साथ इनके जो प्रजनन फार्म हैं, प्रजनन फार्म वगैरह हैं वो भी करवा दूंगा, क्योंकि प्रजनन फार्म से मोस्टली क्वेश्चन आता ही आता है, वहाँ से तो क्वेश्चन बनता ही है, जो प्रजनन फार्म है और इनके जो अनुसंधान केंद्र हैं वहाँ से प्रश्न बनते ही हैं। तो उस क्लास में हम कोशिश करेंगे कि इन सभी जो बाकी की फैक्ट बच गए वो करवा दें, और पशुओं की नस्ल पूरी करवाने के बाद हमारा अगला जो प्रयास होगा वो होगा आपके लिए टेस्ट सीरीज लेके आने का। तो अगली क्लास, इसके बाद में जो 9वीं 10वीं क्लास होंगी दोनों, वो आपकी टेस्ट सीरीज की होंगी पशुओं की नस्लों से संबंधित। तो इसमें लगभग सभी क्वेश्चन कवर करवा दिए जाएंगे। इसलिए आप अधिक से अधिक चैनल से जुड़ें, अपने दोस्तों में इस चैनल को शेयर करें, और यहाँ तक आ चुके हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब तो करके जाओ, ताकि मेरा भी हौसला थोड़ा बढ़े। और लाइक आप करते नहीं हैं तो चैनल को कृपया लाइक भी कर दें। तो यही बस आज की क्लास, हमारी जानदार शानदार जो क्लास है आपके लिए, बड़ी मेहनत के साथ में मैंने ये नोट्स तैयार करे हैं। तो आपका प्यार यूं ही बना रहे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।